हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईबीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 5 जून को, 22 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 सितंबर को। विश्व स्तर पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, बात करें 5 जून की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करें 22 मार्च की, तो आपको याद रखना है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल की बात करें तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने से संबंधित एक तकनीक है। इसके तहत अत्यधिक शोर वाले क्षेत्रों जैसे राजमार्गों, मुख्य सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास घने पेड़ों की 4 से 6 पंक्तियां लगाई जाती हैं। ये पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या ईथेन। तो आपको बताना है ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अपर्याप्त ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति में जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है, तब ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या एसिटिलीन गैस। तो आपको बताना है पादप हार्मोन का नाम जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइलिन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इथाइलिन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायता करता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, लावा से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा जब ठंडा होता है तो दोस्तों इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी। ठीक है, बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनती है। आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, चीड़, देवदार या ओक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नीम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नीम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नीम एक प्रसिद्ध जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। इसमें औषधीय गुण होते हैं, त्वचा रोग और एंटीबैक्टीरियल उपचार में उपयोगी होता है। ठीक है, बात करें देवदार की, तो आपको याद रखना है पहाड़ी क्षेत्र का शंकुधारी वृक्ष है। और दोस्तों बात करें चीड़ की, तो आपको याद रखना है इसके तने से तारपीन का तेल और गोंद प्राप्त होती है। ठीक है, बात करें ओक की, तो इसकी लकड़ी बेहद मजबूत मानी जाती है जो फर्नीचर और जहाज़ों को बनाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीम। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हिमानी द्वारा पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? यू आकार की घाटी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमानी यानी कि ग्लेशियर के अपरदन कार्य से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब हिमनद आगे बढ़ता है तो वो घाटी के तल और किनारों को काटकर चौड़ा और गहरा कर देता है, जिससे घाटी
घाटी का आकार यू जैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें बी आकार की घाटी की, तो आपको याद रखना है जब नदी अपने ऊपरी प्रवाह में तीव्र गति से लंबवत अपर्दन यानी कि वर्टिकल इरोजन करती है तो बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो आपको बताना है इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। सबसे पहले बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो वे वायुमंडलीय गैसें जो सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती हैं और पृथ्वी को गर्म रखती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हीलियम है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। कोई छात्र है जो कक्षा 5 के पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, बी है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर ऑप्शन डी उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कारणों को जानकर उसका सही मार्गदर्शन देना ये बिल्कुल सही होगा। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना ये गलत हो जाएगा। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना ये भी गलत हो जाएगा। उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय यही होगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उन्हें सही मार्गदर्शन से दूर करना। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या होती है? सिद्धांत, कानून, खोज या मूल संकल्पना। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा सिद्धांत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जब किसी परिकल्पना को बार बार जांचा जाता है और हर बार परीक्षण करने पर भी वो गलत साबित नहीं होती है तो वो एक प्रमाणिक सिद्धांत का रूप ले लेती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 में पूछा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको बताना है इन ईंधनों में से कौन सा है जो कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि इसके जलने से कोई भी हानिकारक गैसें वातावरण में उत्सर्जित नहीं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा है निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, गेंडा, सांप या शेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गिर वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शेर। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैक्टस। ठीक है, कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है जो शुष्क और कम पानी वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, बात करें दोस्तों महोगनी, चंदन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महोगनी और चंदन उष्णकटिबंधीय सदाबहार या पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा कैक्टस। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों द्वारा भोजन में परिवर्तित की जाती है जो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला का आधार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण साधन सूर्य है। ठीक है,
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव प्रथम उपभोक्ता होते हैं। ये अपने पोषण के लिए सीधे तौर पर उत्पादकों यानी कि हरे पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा है समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28 या फिर अनुच्छेद 19 से 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान में समता या समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 से 18। ठीक है, और बात करें 23 से 24 में क्या है, तो आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और 25 से 28 में आपको याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी, शनि, बुध या शुक्र? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। और आपको याद रखना है बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1981, 1973, 1972 या 1985? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1973। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 को की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया एक वन्यजीव संरक्षण अभियान है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जेट्रोफा मुख्य रूप से जैव ईंधन यानी कि बायोडीजल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बीजों में 25 से 30% तक तेल होता है जिसे प्रोसेस करके डीजल वाहनों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा गया है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या विंध्याचल में? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 16 घास के मैदान दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इनमें से जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक है, विचार गोष्ठी के माध्यम से शिक्षार्थियों में सक्रिय भागीदारी, आलोचनात्मक सोच, अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। और दोस्तों कार्य योजना शिक्षार्थियों को करके सीखने का अवसर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, अरब सागर, काला सागर या भूमध्य सागर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब डैश दिनों में पूर्ण करती है। आपको बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने दिनों में या कितने समय में पूर्ण करती है? ठीक है, 365 दिन, 24 घंटे, 1 महीना या 48 घंटे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको याद रखना है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, और लगभग 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है जिसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 24 घंटे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करिए अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो आपको बताना है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, लगभग 78% पाई जाती है, आपको याद रखना है। और इसके बाद सबसे अधिक है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 21%। कितनी? लगभग 21%। ठीक है, आपको याद रखना है। सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन। और उसके बाद कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है, रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रक्त के थक्के जमाने में विटामिन के आपका सहायक होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। और आपको याद रखना है जो विटामिन के है ये कैसा है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है ए, डी, ई और के। ठीक है, और आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन, तो आपका आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, निम्न में से अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय है? मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए, या फिर पूर्णतया जला देना चाहिए, या फिर पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए, या फिर नाली में फेंक देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का सबसे प्रमुख जो उपाय है वो है पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में किया जाता है? जूल में, डेसिबल में, न्यूटन में या नैनो इकाई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है डेसिबल में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई में किया जाता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें जूल की, जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, पिट्यूटरी या थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है दोस्तों, ये हमने 30 प्रश्न आज ईवीएस के हल करा दिए हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।